गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपके साथ बात की थी कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, उसके कंसेप्ट आपके साथ शेयर किए थे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम विद टॉर्क। टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का आपस का क्या रिश्ता होता है, क्या संबंध इनका होता है, क्या एक्सप्रेशन बनती है, उसके बारे में आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम लिखी जाती है L इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड E। एंड सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास क्या आएगा, dr बटे dt इज इक्वल टू d बटे dt ऑफ r क्रॉस p। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, d बटे dt ऑफ, ऐसे आ जाएगा r क्रॉस d बाई dt ऑफ p प्लस d बटे dt ऑफ r क्रॉस p इज इक्वल टू, अब हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले आप जानते हैं, जैसे dr बटे dt जो होते हैं, हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। और नंबर 2 आप जानते हैं कि जो मोमेंटम होती है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और नंबर 3 आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स साइकिल ऑफ मोशन, F जो होती है फोर्स, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इन तीन जो फार्मूले हैं इनको यूज करके इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं हम क्या बनती है। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स dr बटे dt इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, r वैसे का वैसे, और क्रॉस dv बटे dt होती है f एंड प्लस dr बटे dt होती है वेलोसिटी एंड क्रॉस p होती है m into v। अच्छा, तो ये हो गया r क्रॉस f, ये वैसे का वैसे, प्लस इनमें से जो अगर हम जहां से m जो है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा v क्रॉस v। अब देखिए इज इक्वल टू r क्रॉस f प्लस m इंटू v क्रॉस v। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसलिए ये 0 बन जाएगा, तो आपके पास आएगा r क्रॉस f d बटे dt ऑफ L इज इक्वल टू r क्रॉस f। बट हम जानते हैं r क्रॉस f जो होता है तो ये तो टॉर्क होता है, बट वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f एंड देयरफॉर dr बटे dt इज इक्वल टू टॉर्क। इसका मतलब हो गया कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का क्या रिश्ता है कि टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सॉरी, हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। ये तो था कि अगर एक पार्टिकल है तो उस समय एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क जो है उसका क्या रिश्ता होता है। अब हमारे पास एक बात और दिमाग में आती है कि व्हाट वुड हैपन इफ वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उस समय एंगुलर मोमेंटम का और टॉर्क का आपस में क्या रिश्ता बनेगा। अब हम उस पे बात करते हैं। लेट अस सपोज दैट आई एम हैविंग अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन और n है। और इनका सबका जो यहाँ से पोजीशन वेक्टर है ये r1, r2, r3 एंड सो ऑन, ऐसे r3 एंड सो ऐसे। तो फिर अब ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकल 1 था इसकी एंगुलर मोमेंटम L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है, इसकी L4 है। तो हमारे पास नेट एंगुलर मोमेंटम कितनी बनेगी, L जो है वो बनेगी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस सो ऑन, ऐसे बनेगी। और इसको आपको पता है कि जब हम समेशन में लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n Li। हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। और Li तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी, अभी हमने आपके साथ अभी बात की है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमने कल पढ़ी थी कि r क्रॉस
आर क्रॉस पी होती है, तो ये हो जाएगा आर आई क्रॉस पी आई। इसको ऐसे लिख पाएंगे हम। तो फिर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास dl डिवाइडेड बाय dt जो किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू dy dt ऑफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ri क्रॉस p के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं d बटे dt ऑफ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n dy dt। इसको अगर हम अंदर ले जाएं तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं dy dt ऑफ li लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख पाएंगे, जहाँ इसको यहाँ भी सीधे लिख सकते हैं, इसको इसी को यहीं से डिफरेंशिएट करेंगे तब ये इसका आंसर आने वाला है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया क्या, नेट टॉर्क इज इक्वल टू, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं टॉर्क नेट, या ऐसे टी आई कर देता हूं इसको। इसका मतलब ये हो गया कि नेट टॉर्क ऑन द ith पार्टिकल, जो ith पार्टिकल है उस पर नेट टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है। अब हमारे पास बात यह है कि टॉर्क जो है यहां पर दो किस्म से होगा, एक तो इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा। अब इंटरनल और एक्सटर्नल की हम अलग अलग बात करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू टॉर्क नेट। अब टॉर्क नेट हमारे पास दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एक टॉर्क होता है इंटरनल नेट, एक प्लस होएगा टॉर्क एक्सटर्नल नेट। इसको इक्वेशन नंबर 2 या 3 जो भी आती है वो दे देना। अब हम इंटरनल नेट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि एक जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसमें न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण क्या होता है कि हर एक पार्टिकल जो होता है उसमें इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अंदर होंगी, और उसके कारण क्या होता है कि इंटरनल उस पे नेट फोर्सेस जो होती है वो जीरो होती है। नेट इंटरनल फोर्सेस विल बी जीरो। अब नेट इंटरनल फोर्स अगर उसके अंदर जीरो है, एफ जीरो है, अगर एफ उसके अंदर जीरो है तो हमारा टॉर्क जो होगा इंटरनल, तो वो क्या होगा, इंटरनल जो इसका टॉर्क है नेट, इट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर इंटरनल उसका टॉर्क जो है तो वो जीरो होगा, तो इसका मतलब हो गया कि नेट जो हमारे पास टॉर्क है वो आ गया टॉर्क एक्सटर्नल नेट। मतलब एक्सटर्नल नेट के कारण ही उस पर टॉर्क है, इंटरनल टॉर्क चूंकि उस पर बिल्कुल है ही नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारी dl बटे dt क्या बन जाएगी, dl बटे dt विल बी इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल नेट। इसका मतलब जो एक्सटर्नल उस पर टॉर्क काम कर रहा है वही उस पे है, क्योंकि इंटरनल टॉर्क तो है ही नहीं। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि dl बटे dt क्या हो जाएगा, जो dl बटे dt इज इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल आ जाएगा, कि एक्सटर्नल टॉर्क नेट जो उस पे है विच इज एक्टिंग ऑन all the particle is equal to the rate of change of the angular momentum। इसलिए whatever be the cases, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। एंड इफ वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इफ वी आर हैविंग अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, देन आल्सो जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम और द मोमेंटा। अगर जहाँ बहुत सारे पार्टिकल हैं तो नेट जो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम होगी, उसका रेट ऑफ चेंज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल टॉर्क दैट इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एंड सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब एक बात इसके साथ थोड़ी सी आती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि देखिए, अब हमने ये बात देख लिया कि
dl बटे dt अगर हमारे पास एक सिस्टम है dl बटे dt आ गया, ये आ गया टॉर्क एक्सटर्नल आ गया, ठीक है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर एक सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है, इट मींस टॉर्क एक्सटर्नल जो है तो इट इज जीरो। उस समय क्या होगा, इस इक्वेशन का क्या बनेगा, dl बटे dt विल बी इक्वल टू जीरो। अब कोई चीज का डिफरेंशिएशन, कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है तो वो कांस्टेंट होती है। इट मींस दैट L इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया कि एंगुलर मोमेंटम जो है तो वो कांस्टेंट है। अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम मतलब होती है मास इनटू जो मोमेंटम होती है वो, इसको मास इनटू वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं, एनओ वेलोसिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये हमारे पास काम आ गया कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इन दैट केस द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल इसका लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि अब हम जानते हैं कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन एंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट के इस तरह से वो करते हैं कि सो दैट द सन इज एट द वन ऑफ इट्स फोकाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप यहाँ पे ये चीज काम आती है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम आती है क्या, कि अब चूंकि L कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एरियल वेलोसिटी जो होगी हमारे प्लैनेट की वो कांस्टेंट रहेगी। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल रिमेन कांस्टेंट व्हाइल रिवॉल्विंग इन दिस पाथ। ये एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। सो इसलिए हम कहते हैं कि प्लेन जो रहता है, प्लेन ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स फिक्स्ड। ये कभी कभी आपसे तो पूछ लिया जाता है कि एक इसका एग्जांपल दीजिए, तो सो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर दे पाएं। So my dear students, thanks for attending the class. Stay home, stay safe.